इसके कुछ पॉइंट है, पहले हम पॉइंट आपको इंडिकेट कर दे रहे हैं, क्या क्या पॉइंट आपको इसमें जानना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है, डीएनएस का पूरा नाम होता है डोमेन नेमिंग सिस्टम, डोमेन नेमिंग सर्विसेज, डोमेन नेम सर्वर, अलग अलग नाम से जाना जाता है डीएनएस। ओके, और इसके मेन पॉइंट जो आपको जानना है उसके बारे में यहाँ पे बता देता हूँ आपको। सबसे पहले आपको जानना होता है डीएनएस जोन्स के बारे में, डीएनएस जोन्स। ओके, और जिसको हम बोलते हैं डीएनएस लुकअप, एक्चुअली जो दो प्रकार का होता है लुकअप जो, ये कौन कौन होता है, एक होता है रिवर्स लुकअप, फॉरवर्ड लुकअप, एंड दूसरा पॉइंट होता है रिवर्स लुकअप। ये विजिबल है ना, आप लोग रीड कर सकते हैं। जोन टाइप, प्राइमरी जोन, सेकेंडरी जोन, और इसके बाद होता है डीएनएस क्वेरी। स्पेशली ये दो क्वेरी होती है इसकी, रिकर्सिव क्वेरी एंड आइटरेटिव क्वेरी। इसके बाद होता है फॉरवर्डर, कंडीशनल फॉरवर्डर, एंड देन होता है रूट हिंट, डीएनएस डेटाबेस, और इट्स कॉल्ड डीएनएस that is E or for time, MX record, PTR record, SOA record, SRB record. So please note down this point or you take a picture. सर यहाँ पे ट्रिपल ए रिकॉर्ड रहता है या 4 टाइम ए रहता है? 4 टाइम है। सर ट्रिपल ए रिकॉर्ड अलग होता है ना? ट्रिपल ए अकाउंटिंग होता है, ट्रिपल ए होता ही नहीं, ट्रिपल ए नहीं होता है। हो गया, ले लिए पिक्चर। ओके, तो सबसे पहले हमें जानना डीएनएस होता क्या है। ठीक है, तो डीएनएस जो होता है, डीएनएस का काम क्या होता है, पहले अगर डीएनएस ना हो तो क्या होगा, ये चीज हमें जानना है। ठीक है, पहली बात, अगर डीएनएस ना हो तो अगर हमारे पास एक सर्वर है और क्लाइंट मशीन है यहाँ पर बहुत सारे, अगर ये डीएनएस सर्वर ना हो, डीएनएस ना हो, तो ये क्लाइंट ज्वाइन ही नहीं हो पाएगा डोमेन में, पहला चीज। ठीक है, दूसरी चीज, डीएनएस का काम क्या है, एक तो ये हो गया डोमेन के लिए, मतलब डीएनएस का मेन काम क्या है, डोमेन कनेक्टिविटी करना। ठीक है, डोमेन जो भी हम लेते हैं, जो भी आपके पास डोमेन होता है, चाहे आप गूगल की बात करिए, याहू की बात करिए, फेसबुक की बात करिए, है ना, सभी डोमेन जो है इनको रियल में ऑर्गेनाइज जो करते हैं डीएनएस, इनकी कनेक्टिविटी जो होती है क्लाइंट से, वो कहीं ना कहीं डीएनएस के द्वारा ही होती है। तो ये हो गया। दूसरा क्या होता है, डीएनएस जो दो काम करता है, दो मेन काम करता है। जो भी आपको पता है, जो भी हमारी क्वेरी होती है, अगर हम एक कोई इमेज सर्च करते होते हैं, अगर हम अपने कंप्यूटर में, अपने लैपटॉप में, आपको पता है कोई इमेज हम सर्च करते हैं, सलमान खान का एक फोटो इमेज हम निकालते हैं, और वो क्या होता है, एक्चुअली वो जो इमेज होता है ना सलमान खान का, वो एक आईपी एड्रेस के रूप में होता है। कि उसका एड्रेस जो होता है, क्या होता है, आईपी एड्रेस, जहां पे भी रहेगा। हम कुछ भी जो भी सर्च करते हैं, वो जो क्वेरी होती है, कहीं ना कहीं वो क्या फाइंड करती है, एक आईपी एड्रेस, जो जब तक उसका एड्रेस नहीं मिलेगा तब तक वो क्वेरी मिलेगा ही नहीं। तो क्या होता है, वो किस रूप में फाइंड करता है, आईपी एड्रेस। तो अगर डीएनएस नहीं रहता तो क्या होता, हर चीज, अगर हमें सलमान खान का इमेज टाइप करना रहता, हमें एक स्पेसिफिक हमें आईपी एड्रेस चाहिए था, 123.175.1. ऐसा। अब ये डालते तो सलमान खान का इमेज आ जाता। ठीक है, या कोई फोल्डर अगर हमें कहीं से कुछ वो करना है तो वो भी उसके लिए, मतलब हर चीज के लिए एक आईपी। तो कितना कोई आईपी याद करता। तो डीएनएस ने क्या किया, डीएनएस इसका काम इजी कर दिया कि भाई दोनों काम करेगा ये। एक तो जो होस्ट नेम होता है, होस्ट मतलब कंप्यूटर का नाम, ठीक है, होस्ट नेम से आईपी और आईपी से होस्ट नेम, दोनों ये रिजॉल्व करेगा, दोनों को ट्रांसलेट करेगा। मतलब जो भी भाषा में आप चाहते हैं उसको पाना, अगर google.com करेंगे तो google.com आ जाएगा। अगर पहले क्या होता है, हमें आईपी देना पड़ता था उसका। ठीक है, तो ये जो है डीएनएस क्या करता है, डीएनएस इज अ रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल व्हिच रिजॉल्व होस्ट नेम टू आईपी एंड आईपी टू होस्ट नेम। बस एक लाइन का आपको अंतर करना है, समझना है। ठीक है, डीएनएस क्या है, डीएनएस इज अ रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल व्हिच रिजॉल्व होस्ट नेम टू आईपी एंड आईपी टू which translate or resolve host to
host are domain IP and IP2 host और domain, मेन इसका काम है। ठीक है, अब ये कैसे करता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अब जानते हैं क्या होता है ये जो होता है डीएनएस ना, डीएनएस एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर जैसे काम करता है। हायरार्किकल स्ट्रक्चर क्या होता है? हायरार्किकल की स्ट्रक्चर के बारे में कुछ आइडिया है आपको? हायरार्किकल स्ट्रक्चर क्या होते हैं उसके बारे में कुछ जानते हैं? ऐसा देखिए, डीएनए जो है यहाँ पे एक डॉट होता है, डॉट, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं रूट सर्वर, इसको हम बोलते हैं रूट। और इसके अंदर में कई सारे टॉप डोमेन होते हैं। टॉप लेवल डोमेन को कई कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है, एक होता है टॉप डोमेन और उसके बाद होता है बॉटम डोमेन। ओके, तो टॉप लेवल डोमेन में कितने होते हैं, कौन कौन होते हैं? कोई आइडिया आपको? कॉम, ओआरजी और क्या होता है? जीओवी, डॉट इन, हाँ, डॉट इन, डॉट यूके, डॉट यूएस, वो किसके लिए है? दो लेटर का होता है, ध्यान देना, जितने दो लेटर के होते हैं, इन, यूके, यूएस, ये क्या होता है? कंट्री को इंडिकेट करता है। कंट्री सर, कंट्री राइट ना, ये कंट्री को इंडिकेट करता है। और बाकी सभी क्या होते हैं? तीन लेटर में होता है, ध्यान देना है। अभी डेल का देखेंगे, डेल डॉट इन है ना, इंडिया का। डेल डॉट यूके, तो यूके का रहेगा वो। तो ये सभी टॉप लेवल डोमेन है। अभी बताइए, एक इंटरव्यू का क्वेश्चन यहाँ पे आता है, क्या मालूम है कि रूट हिंट जो है ये तो टॉप लेवल डोमेन हो गया, चलो ठीक है, टॉप लेवल। अगर आपको डोमेन परचेज करना है तो इन्हीं टॉप लेवल डोमेन में से आपको लेना होता है। अभी कोई जरूरी नहीं टॉप लेवल ये जो है एक ही रहेगा, अब .com के भी अलग अलग स्ट्रक्चर रहेंगे। ठीक है, उसके अंदर अलग अलग रहेंगे। अब इसके अंदर आप जाएंगे तो सब लेवल डोमेन है, जैसे इंडिया है ना, इंडिया है, यूपी है, दिल्ली है, मुंबई है। ठीक है, तो ऐसे। और ये क्वेश्चन ये आता है कि ये रूट हिंट सर्वर कितने होते हैं? कितने रूट हिंट सर्वर होते हैं, कुछ आइडिया है? पूरे वर्ल्ड में 13 रूट हिंट सर्वर होते हैं, याद रखना इस चीज को, ये इंटरव्यू लेवल क्वेश्चन है। ठीक है, 13 रूट हिंट सर्वर है। जैसे एक डॉट है ना, ऐसे ऐसे 13 हायरार्किकल रहेगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल मैं यहाँ बता रहा हूँ, ऐसे 13 रहेगा। आप इसको डीएनएस पे जाओगे, डीएनएस पे रूट हिंट पे डबल क्लिक करना, मैं दिखाऊंगा उसको, तो आपको वहां पे दिख जाएगा, आपको 13 डेटाबेस आपको दिखेगा, अलग अलग उसका एड्रेस रहेगा, ये चीज। और उसके बाद इस पे क्या है, टॉप लेवल डोमेन है, और उसके बाद उसके अलग अलग स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। तो ये हायरार्किकल इसी को बोलते हैं। इसके अंदर ये, इसके अंदर इंडिया, इंडिया के अंदर दिल्ली, दिल्ली के अंदर कुछ और, ऐसे 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 ये होता जाएगा। मतलब ये रूट रहेगा, इसके अंदर कुछ और हो जाएगा, इसके अंदर कुछ और हो जाएगा, 2 ब्रांच, इसके अंदर 2-3 ब्रांच ऐसे हो जाएंगे, ऐसे ऐसे ये बढ़ता जाएगा। हायरार्किकल मॉडल है ये, इसी को हम हायरार्किकल मॉडल बोलते हैं। ठीक है, तो डीएनएस कुछ ऐसे ही काम करता है। ओके, तो अभी तक कहानी क्या समझ में आई हमें कि डीएनएस जो होता है एक रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल है जो दोनों भाषा को समझता है, आईपी एड्रेस को भी समझता है और किसको, होस्ट नेम या डोमेन नेम को भी समझता है। इसीलिए हम लोग जब भी कोई सर्च करते हैं, कुछ क्वेरी होती है, तो वो चाहे तो आप आईपी एड्रेस से करा लो या तो फिर उसके कंप्यूटर नेम या डोमेन नेम से भी आप एक्सेस। ओके, ये जो रिजॉल्विंग होती है, ट्रांसलेशन होती है, किसके द्वारा होती है? अब यहाँ देखें हम इसको थोड़ा सा मैं मिटा दे रहा हूँ। सर रुके एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। सर ये ओआरजी के अंदर भी अलग अलग आते हैं क्या? सभी के अंदर अलग अलग आएंगे। काम मतलब कॉमर्शियल वाला रहता है ना सर? हाँ, कॉमर्शियल सबसे ज्यादा यूज यही होता है, कॉमर्शियल। अभी जैसे मेरा डोमेन है ishaninfo.com, ठीक है, तो ये कॉमर्शियल है। ठीक है, ले लिए, इसको मिटा दूं। हाँ सर। अभी हम बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान देना आप, ये जो मैंने बताया होस्ट नेम टू आईपी, जब आप डीएनएस कॉन्फ़िगर करते हैं, ध्यान दीजिएगा, डीएनएस जब हम कॉन्फ़िगर करते हैं तो क्या होता है, दो चीजें, आप लुकअप जोन वहां पे कॉन्फ़िगर हो जाता है। क्या होता है, फॉरवर्ड लुकअप जोन है, रिवर्स लुकअप जोन। तो होता क्या है, पहला चीज जो होता है, जो फॉरवर्ड लुकअप जोन होता है, ये रिजॉल्व क्या करता है, होस्ट नेम से आईपी को। लिख लेना प्लीज इसको, फॉरवर्ड लुकअप जोन क्या करेगा, होस्ट नेम टू, होस्ट या डोमेन नेम टू आईपी ये रिजॉल्व करता है। ठीक है, और जो रिवर्स लुकअप जोन होता है ना,
ये क्या करता है, ये करता है आईपी टू होस्ट नेम, इसका उल्टा काम करता है, आईपी टू होस्ट नेम ये काम करता है। अभी इसको मैं प्रैक्टिकली लैब में दिखा देता हूं आपको, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्या होता है मालूम है, यहाँ देखिए, पहली बात डीएनएस कैसे कॉन्फ़िगर करना होता है हमें ये जानना है। डीएनएस जो होती है, जब हम एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करने में जब हम प्रमोट करते हैं तो डीएनएस बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल हो जाता है, मतलब डोमेन के साथ ही इंस्टॉल हो जाता है, डोमेन कंट्रोलर में, ठीक है, डीएनएस कॉन्फ़िगर हो जाता है। तो डीएनएस जब कॉन्फ़िगर हो जाता है उस समय आपका ये फॉरवर्ड लुकअप जोन ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर हो जाता है, इसको हमें कॉन्फ़िगर करने की आवश्यकता नहीं होती है। कौन सी? फॉरवर्ड लुकअप जोन। ओके, फॉरवर्ड लुकअप जोन जो है ये ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, कॉन्फ़िगर हो जाती है। तो उसके बाद आपका होस्ट नेम से आईपी एड्रेस जो होती है ये ट्रांसलेशन होना शुरू हो जाती है, रिजॉल्व करना शुरू कर देती है, ठीक है। इसीलिए आप कंप्यूटर को ज्वाइन करा पाते हो, ठीक है, क्योंकि ये रिजॉल्व हो रही होती है। लेकिन ये नहीं हो रहा होगा क्योंकि ऑटोमेटिक ये रिवर्स लुकअप जोन कॉन्फ़िगर नहीं होता है, इसको मैन्युअली हमें करना पड़ता है। तो इसका एग्जांपल, इसको जानने के लिए आपको क्या करना है, आप डीएनएस सर्वर में जहां पे डीएनएस आपका कॉन्फ़िगर है उस सर्वर में आपको क्या करना है, कमांड में जाना है, वहां एक कमांड टाइप करना है एनएस लुकअप। एनएस लुकअप जाके देखेंगे आपको आईपी तो दिख रही होगी, होस्ट से आईपी दिख रही होगी, लेकिन उस डोमेन का नाम नहीं आ रहा होगा, मतलब वो रिजॉल्व नहीं हो रहा होगा, आईपी से होस्ट या डोमेन नेम रिजॉल्व नहीं हो रहा होगा। तो जब हम इस रिवर्स लुकअप जोन को कॉन्फ़िगर कर देंगे उसके बाद हम देखेंगे कि वो रिजोल्यूशन शुरू हो गया होगा, रिजॉल्व करना उसको, ठीक है। इसको मैं अभी करके आपको दिखा दे रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा और बता दूं कि ये कॉन्फ़िगर करेंगे जब हम, तो ये जो होती है, जो रेजोल्यूशन होती है वो किस फॉर्मेट में होती है उसको जानना है हमें, ठीक है। तो जब हम कॉन्फ़िगर, एक्चुअली जब ये कॉन्फ़िगर क्या हुआ, बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगर मतलब उसमें क्या मिलेगा आपको, उसमें जोन्स मिलेंगे, अलग अलग जोन्स होते हैं। जोन्स क्या होता है, जोन्स इज नथिंग बट एक लोकेशन, एक डेटाबेस हो गया आपका, ठीक है, एक डेटाबेस हो गया है। मतलब क्या हो गया, जैसे एक्टिव डायरेक्टरी आप इंस्टॉल करते, ध्यान देना, जैसे आप एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉल करते हैं, आप उससे कंपैरिजन कर रहा हूं मैं, एक्टिव डायरेक्टरी को जब हम इंस्टॉल करते हैं तो वहां पे क्या हो जाती है, एक डेटाबेस बन जाती है जो यूजर्स को और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को क्या करती है, स्टोर करती है। एनटीडीएस करके रहता फोल्डर वहां पे बन जाता है ना। उसी प्रकार से जब हम डीएनएस कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, जितने कंप्यूटर हमारे ज्वाइन होते हैं इस सर्वर से, इस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस और इस कंप्यूटर का होस्ट नेम, मतलब कंप्यूटर नेम, ये दोनों डीएनएस के डेटाबेस में स्टोर हो जाता है। इसी को हम डीएनएस डेटाबेस बोलते हैं। और ये स्टोर कहां पे होता है, ये जोन के रूप में स्टोर होता है। किस जोन में, प्राइमरी जोन, सेकेंडरी जोन एंड स्टब जोन। अब ये जोन के रूप, जोन में, जोन क्या, एक एरिया हो गया, एक जगह हो गया, इस जगह में स्टोर हो जाएगा ये डेटाबेस। कौन सा, इस क्लाइंट मशीन का आईपी एड्रेस एंड इसका नेम यहाँ पे हो जाएगा। और इसका रूप क्या होगा, इसका रूप कुछ इस रिकॉर्ड के रूप में होगा, चाहे ये रिकॉर्ड, चाहे एमएक्स रिकॉर्ड, इस टाइप से होगा ये, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट जब ये कॉन्फ़िगर करते हैं प्राइमरी जोन में, आप देखते हो प्राइमरी जोन में कुछ एसओए और एसओए रिकॉर्ड और एनएस रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड रहता है उसमें, ठीक है। ये रिकॉर्ड बाय डिफॉल्ट रहता है। एसओए मतलब क्या होता है, स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी, ठीक है, ये रिकॉर्ड इसमें रहता है। अब ये सेकेंडरी जोन क्या होती है, प्राइमरी जोन क्या होती है, रीड राइट होती है। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे कर रहे हैं वो सारा बाय डिफॉल्ट प्राइमरी जोन में ही स्टोर होती है, वो भी रीड राइट के फॉर्म में रहती है। उसको रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। बट सेकेंडरी जोन जो होती है इसी का रेप्लिका होता है, प्राइमरी जोन की कॉपी होती है, ठीक है, सेम वही उसकी कॉपी होती है यहाँ पे, और वो रीड फॉर्म में रहेगी, उसको हम राइट नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ किसके लिए होती है,
स्पेशली ये बैकअप के लिए होती है, एक तरह से बैकअप का काम करती है कि प्राइमरी अगर वहां पे बिजी है तो ये उसको बैकअप दे रहा होगा, लोड बैलेंसिंग का काम कर रहा होगा। ठीक है, बाकी इसके अंदर हमें कोई कॉन्फ़िगरेशन करने की आवश्यकता नहीं होती है। स्टब जोन की बात करें, इस पे केवल 3 रिकॉर्ड होते हैं, तो इसको हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब क्या है, आपको जब भी कॉन्फ़िगर करना रहेगा, किस पे करना रहेगा, प्राइमरी जोन को ही करना रहेगा। तो ये जोन समझ में आया, जोन क्या है, जोन क्या है, जोन मतलब नहीं कहते नॉर्थ जोन क्या रहने वाला है, साउथ जोन का रहने, मतलब एक लोकेशन हो गया। तो इस डेटाबेस का एक लोकेशन हो गया एक, है ना। तो प्राइमरी जोन जो है यही लोकेशन जो है रीड राइट के लिए होता है, इसी लोकेशन में सारे ये रिकॉर्ड स्टोर होते हैं। सेकेंडरी क्या होता है, उसकी का एक कॉपी होता है बैकअप के लिए, अगर कुछ यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है या दोनों काम कर दोनों से बैकअप मिल रहा होगा। ठीक है, स्टब जोन कहीं पे रखा रहेगा, उस पर 3 रिकॉर्ड रहेगा जो इनको प्रोवाइड करता रहता है टाइम टाइम पे। ठीक है, अपडेट करने के लिए, बस उसका कोई काम नहीं है। तो ये चीज समझ में आया आपको। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, स्टब जोन थोड़ा समझा नहीं हाँ क्या बोल रहे हैं सर, स्टब जोन थोड़ा समझा नहीं। स्टब जोन, स्टब जोन आपको हाँ समझने सर। की, स्टब जोन आपको ज्यादा समझने की जरूरत ही नहीं है अभी। ठीक है, अभी थोड़ा सा बाद में और डिस्कस कर लेंगे हम लोग। अभी बस ये समझिए मैंने क्या बोला, हमें कॉन्फ़िगर क्या करना होता है, प्राइमरी जोन। ठीक है, क्योंकि प्राइमरी जोन में ही सारे रिकॉर्ड आके स्टोर होते हैं। सेकेंडरी जोन किस लिए होती है, उसकी कॉपी रहती है बैकअप के लिए। ठीक है, और ये अपडेट के लिए होती है, ये अपडेट इन दोनों को देती रहती है जरूरत पड़ने पे। ठीक है, बाकी हमें कुछ करना नहीं रहता है। तो मैं अभी इनको मैं दिखाने जा रहा हूं आपको, पहले ये रिजॉल्व करके दिखाने जा रहा हूं, फिर हम लोग आगे क्वेरी पे बात करेंगे। क्या आप कहते हैं, आप लोग बताओ क्या चाहते हो कि पूरा पहले लेक्चर दे दूं तब दिखाऊं, या पहले इतना दिखा लूं मैं तब फिर इधर आऊं। नहीं, दिखा दो सर। हाँ, दिखा दो। वही चीज मैं सोच रहा हूँ, ये देखेंगे तो थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस में आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक मशीन बना रखा हूँ ऑलरेडी। ठीक है, और ये डोमेन कंट्रोलर है। देखिए, इसमें हमने डीएनए एक्टिव डायरेक्टरी प्रमोट कर रखा है, मतलब डोमेन प्रमोट कर रखा है, डोमेन कंट्रोलर है। डोमेन कंट्रोलर तो ऑफकोर्स इसमें डीएनएस कॉन्फ़िगर रहेगा, डीएनएस, लेकिन एक ही जोन कॉन्फ़िगर है। यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, हम चलेंगे कहाँ पे, डीएनएस, यहाँ देखिए डीएनएस है। ठीक है, डीएनएस ओपन करेंगे और यहाँ पे ये इसका कंप्यूटर नाम नहीं चेंज किया है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, चेंज कर दूं कि चलेगा, ये कंप्यूटर नेम है इसका। नहीं तो चलेगा। तो ये कंप्यूटर नेम है, और यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये क्या है, फॉरवर्ड लुकअप जोन। याद आया कुछ मैंने क्या क्या लिखा था वहां पे, यहाँ फॉरवर्ड लुकअप जोन, और ये क्या है, ये सर फॉरवर्ड लुकअप। हाँ यहाँ देखना देखना ध्यान से, फॉरवर्ड लुकअप जोन में जब हम जाएंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, देखिए ये हमारे 2 डेटाबेस है। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट ही बन जाता है। तो ये हमारा जो है ishaninfo.com है, ये इसका बैकअप है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे, तब यहाँ देखिए इसके ये प्रोटोकॉल से कुछ, और ये किस रूप में रिकॉर्ड बन रहे हैं, देखना यहाँ पे किस रूप में, देखिए NS और SOA। जब 1 मिनट रह जाएगा तो हमें रिमाइंड कर देना। ये देखिए यहाँ पे SOA स्टार्टअप अथॉरिटी एंड नेम सर्वर है ना, और यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है, होस्ट। ये जो रिकॉर्ड होता है ना, अब यहाँ पे जो हम लोग बोल रहे थे, कोई बोल रहा था AAA और कोई बोल रहा था 4A, ये AAA 4A ट्रिपल नहीं होता, 4A होता है। वो किस लिए होता है, आईपी वर्जन 4 के लिए सिंगल ये होता है। आईपी वर्जन 6 अगर रहेगा तो वहां पे 4 टाइम ये रहेगा, आईपी वर्जन 6 को वो इंडिकेट करता है 4 टाइम ये। ठीक है, अभी हम कोई क्लाइंट जब इसमें ऐड करेंगे तो वहां पे आपको दोनों रिकॉर्ड देखने को मिलेगा, मैं करके दिखा दूंगा अभी यहाँ पे। ठीक है, अभी ये देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये रिकॉर्ड बन गया। अब इसको रिजॉल्व करके हम लोग देखते हैं, इसके कमांड में चलते हैं cmd, और यहाँ पे एक कमांड डालेंगे ns lookup। ओ ये भी नहीं हो रही है। ठीक है, ये क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि डीएनएस का आईपी चेंज हो गया होगा। अभी देखिए आईपी वर्जन 6 अगर हम कर देंगे ना तो AA भी मिल जाएगा आपको, लेकिन हम नहीं दे रहे हैं, वो क्लाइंट मशीन में हम देख लेंगे। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इनको 10 दे दे रहे हैं, और इनको एक बार सिंपली डिसेबल और इनेबल आ गया। अभी ये रिजॉल्व हो जाएगा ये। अब यहाँ पे हम जाएंगे, cmd करेंगे और टाइप करेंगे ns lookup। यहाँ पे आईपी आ रहा होगा, देखिए 10.0.0.1 आ रहा है ना, पर डोमेन का नाम नहीं आ रहा कहीं पे, है ना। मतलब
होस्ट से आईपी तो रिजॉल्व हो रहा है, लेकिन आईपी से होस्ट रिजॉल्व नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहां देखिए रिवर्स लुकअप जोन कॉन्फ़िगर नहीं है। वी नीड टू कॉन्फ़िगर रिवर्स लुकअप जोन। तो मतलब क्या होता है, बाय डिफॉल्ट फॉरवर्ड लुकअप जोन तो कॉन्फ़िगर हो जाता है, क्योंकि इसी से सारा काम, सारी अपडेशन इसी से होती है। ठीक है, और अब यहाँ पे हम कुछ और यहाँ पे करके देखते हैं। क्या हमारा डोमेन है ईशान.com। अगर इसको हम रिजॉल्व करें, देखिए आईपी रिजॉल्व हो रहा है। ठीक है, अभी हमें क्या करना, अगर इसको हमें रिजॉल्व कराना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रिवर्स लुकअप जोन को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो कॉन्फ़िगर कर, हाउ टू कॉन्फ़िगर रिवर्स लुकअप जोन? देखिए राइट क्लिक करना है इसके ऊपर और क्या करना है, न्यू जोन। और जैसे हम न्यू जोन पे जाएंगे हमारे पास ये आएगा 3 जोन आएगा। कौन कौन सा जोन है? जोन टाइप्स कौन कौन से होते हैं बताइए? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड स्टब जोन। स्टब जोन में 3 रिकॉर्ड होते हैं, 3 रिकॉर्ड बनाता है। कौन कौन? एनएस, याद रख लेना प्लीज, इसको याद रख लीजिए, तीनों रिकॉर्ड हमेशा याद रखिए। स्टब जोन में केवल 3 रिकॉर्ड रहते हैं। कौन कौन रहते हैं? एसओए रिकॉर्ड, ए रिकॉर्ड एंड एनएस रिकॉर्ड। ठीक है, और प्राइमरी जोन यहाँ पे। सेकेंडरी क्या होती है? सेकेंडरी जोन क्या होती है? इस प्राइमरी जोन की कॉपी होती है, बट रीड ओनली फॉर्मेट में। इसको रीड करिए थोड़ा सा। ठीक है, तो हमें फिलहाल क्या करना है, प्राइमरी जोन ही रखना है इसको। और हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जाएंगे और नेक्स्ट यहाँ कुछ नहीं करेंगे हम। यहाँ देखिए आईपी वर्जन 4 ही हमें करना है। नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे हम टाइप कर देंगे इसका आईपी। ठीक है, तो क्या आईपी है? 10 डॉट सर्वर का 10.0.0. लास्ट का नहीं लेगा, लास्ट का अपने आप वो ले लेगा। ठीक है, लास्ट का ऑटोमेटिक वो ले लेगा वहां से। और यहाँ से अलाउ कर देंगे, ये अपडेट कर लेगा, ऑटोमेटिक अपडेट कर लेगा, डायनेमिक अपडेट होता रहता है इसमें। ठीक है, और यहाँ से डू नॉट अपडेट करेंगे तो ये तुरंत अपडेट नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए हमेशा अलाउ करके रखना है इसको। और यहाँ से नेक्स्ट करेंगे और फिनिश कर देंगे। यस, अब जाके देखिए हम रिवर्स लुकअप जोन में जाएंगे और ये देखिए ऑटोमेटिक ये दोनों इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ गया। कौन कौन? देखिए जो हमारे इसमें रिकॉर्ड जो दोनों था ये उसमें आ गया। तो क्या अब रिजॉल्व होगा ये? क्या अब रिजॉल्व करेगा ये? हाँ सर। नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अभी भी ये वाला रिकॉर्ड नहीं बना है आपका। सर्वर का रिकॉर्ड जो है, सर्वर का ये रिवर्स लुकअप जो अभी नहीं जान पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक आपको क्या करना पड़ेगा, एक रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा आपको। तो वो 2 तरीके होते हैं यहाँ पे बनाने के लिए। या तो आप क्या करना है, यहाँ पे पीटीआर रिकॉर्ड बनाओ, यहाँ पे नाम दे दो और यहाँ से ब्राउज में जाना है, यहाँ जाना है और कहाँ पे होता है, फॉरवर्ड लुकअप में जाना है, ईशान इन्फो में जाना है और पर्टिकुलर जो होस्ट है ना, या तो आप यहाँ से करो ऐसे ये, या तो हम कैंसिल करके सिंपली कर देना। इतना टेंशन आपको लेने की आवश्यकता ही नहीं है। आप यहाँ जाओ और इसी को डबल क्लिक कर लो और सिंपली यहाँ पे कर दो, क्या क्लिक कर, तो ये रिकॉर्ड ऑटोमेटिक वहां पे अपडेट हो जाएगा रिवर्स लुकअप। तो क्या इजी लग रहा है? यही इजी लग रहा होगा आपको, है ना? तो यहाँ से या तो ये आप इस पे क्लिक कर देंगे और हम क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे। ये लीजिए रिवर्स लुकअप में जा रही है और यहाँ पे जस्ट आप एक बार रिफ्रेश कर दीजिए इनको, यहाँ पे रिकॉर्ड आ जाएगा। देखिए, या दूसरा तरीका क्या था, रिवर्स लुकअप जोन में आकर राइट क्लिक करना था और पीटीआर रिकॉर्ड, पॉइंटर रिकॉर्ड इसीलिए होता है। पीटीआर रिकॉर्ड क्या होता है, ऐसे ये रिकॉर्ड भी कोई पूछता है इंटरव्यू में कहीं कहीं, पीटीआर रिकॉर्ड क्या होता है, ए रिकॉर्ड क्या होता है, एनएस रिकॉर्ड क्या होता है, एसओए रिकॉर्ड क्या होता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे एक एक का काम अगर जान लेंगे तो आपको वैसे याद हो जाएगा। पीटीआर रिकॉर्ड क्या होता है, फॉरवर्ड लुकअप से रिवर्स लुकअप में पॉइंट करने के लिए है। देखिए अब यहाँ पे हमें क्या करना होता है, ब्राउज करना रहता है फॉरवर्ड लुकअप जोन को। यहाँ से जाएंगे और ईशानइंफो.com और यहाँ से हम पिक कर लेते हैं अपने पर्टिकुलर जो भी है। ठीक है, तो या तो ये करें या तो डायरेक्ट आप यहाँ से कर सकते हैं। अभी जाके हम लोग देखते हैं कमांड में, रन में जाएंगे, CMD में जाएंगे और टाइप करेंगे NS लुकअप। ये देखिए अभी रिजॉल्व हो रहे हैं। ये हमारा होस्ट नेम है, कंप्यूटर का नाम पला पला आ रहा है, देख रहे हैं ना, चेंज नहीं किया था हमने। और ईशानइंफो.com और यहाँ पे IP एड्रेस, अगर हम यहाँ पे टाइप करेंगे ईशान.com तभी होगा। अगर हम यहाँ पे टाइप करेंगे
NS तब भी आएगा। अगर हम टाइप करेंगे सर्वर का नाम, अगर कुछ होता है, अभी इतना बड़ा नाम तो लिखना मुश्किल है, तो वो भी आता। अगर हम टाइप करेंगे 10.0.0.1 तब भी आएगा। हर तरह से रिजॉल्व होगा। ठीक है, तो ये चीजें होती है हमारी। ठीक है, अब हम बात करते हैं, चलिए फिर से चलते हैं अपने लेक्चर में। इसका यूज कहाँ करते हैं सर? हाँ, इसका यूज कहाँ पर करते हैं सर? अरे इसका यूज इसका कहाँ? यूज कब करते हैं? ये डीएनएस का कब करते हैं? अरे हर मिनट में नहीं डीएनएस, नहीं, ये हर मिनट पे डीएनएस का यूज हो फॉरवर्ड रहा एंड है। रिवर्स या का देखिए, ये जब क्लाइंट को आप ज्वाइन करा रहे हैं, जब भी क्लाइंट ये को डोमेन में ज्वाइन करा रहे हैं, वहां नहीं डीएनएस नहीं सर, हाँ, फॉरवर्ड का करते हैं, रिवर्स से नहीं सर। अच्छा रिवर्स का, रिवर्स नहीं लुकअप सर, जोन का यूज ये मैं हम, पूछ रहा हूँ मैं, रिवर्स लुकअप जैसे जोन का फॉरवर्ड डीएनएस का तो हमेशा जरूरत पड़ती हाँ, है, रिवर्स रिवर्स लुकअप जोन का यूज हम कब करेंगे? जब हमें रिजॉल्व नहीं हाँ, होगा। रिवर्स का पूछ रहा हूँ। हाँ वही तो बता रहे हैं, रिवर्स लुकअप जोन का यूज हम जब करेंगे जब कोई रेजोल्यूशन नहीं हो रहा होगा, रिजॉल्व नहीं हो रहा होगा, कोई क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं कर रही होगी, उस समय हमें रिवर्स लुकअप जोन कॉन्फ़िगर, जैसे अभी रिजॉल्व नहीं हो रहा था हमारा। ठीक है, यार कहने खत्म होने वाला है, टाइम खत्म होने वाला है। अच्छा मैं वो कर ले रहा हूँ, एक बार तब डिस्कस करते हैं। तुरंत ज्वाइन करिए आप लोग, एक बार बता दीजिए आप लोग, स्क्रीन विजिबल है, अभी दिख रही है? यस सर। हाँ हाँ सर। हाँ ओके, तो तो रिवर्स लुकअप जोन का कॉन्फ़िगर तब करना होता है जब कोई रिजोल्यूशन नहीं होता। जैसे भी हमारा सर्वर जो था ये रिजॉल्व नहीं हो रहा था, उस केस में हमें करना होता है। ठीक है, या तो कभी हमें क्या होता है, जैसे जहां पे बहुत बड़े लेवल पे मेल वगैरह का काम होता है, जैसे पहले एक्सचेंज सर्वर वगैरह होता था कंपनी में, या गूगल का बात करिए ना, गूगल में जीमेल है, उनका बहुत बहुत बड़े लेवल पे मेल सर्वर है, तो उनके पास बहुत सारे डीएनएस सर्वर होगा, एक नहीं बहुत सारे अलग अलग डीएनएस सर्वर काम कर रहे होंगे। डोमेन कंट्रोलर तो एक ही रहेगा, लेकिन डीएनएस सर्वर बहुत सारा होगा। तो उस केस में क्या हो रहा होगा, उस केस में क्या हो रहा होगा, वहां पे रेजोल्यूशन का प्रॉब्लम होता है, तो हमें क्या करना होता है, जोन को हम ट्रांसफर करके रखते हैं। ठीक है, वही हम डीएनएस जोन ट्रांसफर बोलते हैं। जो क्या करते हैं, हम सेकेंडरी जोन को कॉन्फ़िगर करते हैं और उसको हम ट्रांसफर करके रखते हैं यहाँ पे हर जगह पे। तो उससे क्या होता है, मेल जो होता है ना राउट हो जाता है, राउट करके मेल को राउट करके वो भेजेगा क्लाइंट को, तो इसलिए लोड बैलेंसिंग आपस में हो जाती है उनके बीच में। ठीक है, तो उस समय कॉन्फ़िगर नॉर्मल, तो देखिए एक सर्वर आपके पास है, एक डोमेन कंट्रोलर है, डीएनएस है, तो वहां पे ये सब की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, आप ज्वाइन करा देते हो कंप्यूटर को, और ये हाँ, लेकिन ये हमेशा प्रॉब्लम आती है। कभी कभी आप कंप्यूटर को ज्वाइन करते हैं या ज्वाइन रहती है पहले से, बाद में नया कंप्यूटर लाते हैं, आप ज्वाइन कराते हो नहीं पा रही होती है, तो आपको क्या करना होता है, डीएनएस से जाके आपको वहां से डिलीट करना रहता है वो पहले का जो इसका कंप्यूटर नेम और आईपी एड्रेस वहां पे ऐड रहता है, क्योंकि ऑटोमेटिक रिमूव नहीं होता है वो। जैसे मैं आपको एक चीज दिखा दूं, अगर हमारे पास एक क्लाइंट मशीन होगा तो मैं दिखा दूंगा इसको आपको। अभी देखना यहाँ पे आप कि जितने हमारे डेटाबेस हैं डीएनएस के, है ना, यहाँ पे फॉरवर्ड लुकअप जोन में जाइए, और ये यहाँ पे कोई क्लाइंट नहीं, सर्वर का आईपीआर है। अभी जैसे हम कोई क्लाइंट ज्वाइन करेंगे अपनी डोमेन कंट्रोलर में, ठीक है, मतलब एक्टिव डायरेक्टरी में ज्वाइन करेंगे यहाँ पे, तो आपको कहाँ दिखती है वो, एक्टिव डायरेक्टरी के कंप्यूटर में आ जाती है ना, यहाँ पे आ जाती है कंप्यूटर का नाम और जो भी आ जाता है यहाँ पे। सेम जब यहाँ पे आता है ना डोमेन, वो चीज डीएनएस में भी एक रिकॉर्ड बनता है, डीएनएस के डेटाबेस में। यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे क्या दिखेगा, उस कंप्यूटर का क्लाइंट पीसी का नाम और उसका आईपी एड्रेस यहाँ पे दिखेगा। तो होती क्या है, इसकी ट्रबल शूटिंग कभी कभी जरूरत कब पड़ती है कि एक बार हमने ज्वाइन करा दिया, फिर दोबारा डिसज्वाइन किया, फिर उसके बाद कभी कभी यूजर लॉगिन नहीं होता है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम आता है, ज्यादातर ऐसे प्रॉब्लम आता है।
तो यहाँ पे डीएनएस की आवश्यकता पड़ती है, कभी कभी आपको उसको डिलीट करना पड़ता है। रिकॉर्ड जब तक यहाँ से डिलीट नहीं करोगे तब तो दोबारा वो रिज्वाइन नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ से मैनुअली आपको डिलीट करना पड़ता है, ठीक है। ये चीज अभी देखना, मैं ज्वाइन करूंगा तो वो रिकॉर्ड यहाँ पे आपको दिख जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा चलिए, इसको तब तक हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, फिर इसको आगे आके मैं दिखाता हूँ इस डेटाबेस को, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन आता है डीएनएस क्वेरीज के बारे में। डीएनएस क्वेरी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इंटरव्यू के लिए, और थोड़ा सा कंफ्यूजन भी होता है। ये डीएनएस क्वेरी और फॉरवर्डर क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं हम लोग। क्वेरी का बड़ा ही यूज होता है, तो इसका आईपी हम दे देते हैं, उसी रेंज में देना रहेगा। कुछ हम लोग 11 दे देते हैं, क्योंकि हमने 1 दे रखा उसका, ओके। और इसका पिक करके देख लेते हैं, इसका नाम चेंज कर दें। हाँ सर। टेस्ट सर्वर दे दिया, और इसका डोमेन हमारा ईशान.com। ओके, तो हमने इस कंप्यूटर को ज्वाइन कर लिया, क्लाइंट नहीं था, सर्वर को ज्वाइन करा दिया, ठीक है। और अभी यहाँ देखते देखते ये रिकॉर्ड आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो एक तो दिखता है कहाँ पे हमें, एक तो एक्टिव डायरेक्टरी में आपको देखने को मिलता है ना। एक्टिव डायरेक्टरी में इस कंप्यूटर के लिस्ट में आ जाता है यहाँ पे कि जितने कंप्यूटर ज्वाइन रहेगा, देखिए आ गए यहाँ पे टेस्ट सर्वर करके, है ना। तो जितने कंप्यूटर हम ज्वाइन कराते हैं इस डोमेन में, वो सारा रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाता है। और वैसे ही डीएनएस में भी इसका डेटाबेस बन जाता है। फॉर लुकअप हमने देखिए, यहाँ पे हम जाके देखेंगे, ये देखो आ गया शायद, है ना। कहाँ पे है ये ना, ठीक है, ठीक है। अभी क्या हुआ है, आईपी वर्जन 6 को हमने वो कर दिया है, वहां से हटा दिया, नहीं तो वो भी। चलिए मैं उसको एक बार इनेबल कर देता हूँ वर्जन 6, शायद यहाँ पे आ जाए, शायद रीस्टार्ट करने के बाद आ जाए। चलिए अभी देख लेंगे फिर बाद में, ठीक है। तो ये चीजें समझ में आई आपको अभी की, क्या मैंने बताया कि जो ये होता है, यहाँ से जब हम ज्वाइन कराते हैं क्लाइंट को, तो क्या होता है, एक तो एक्टिव डायरेक्टरी का डेटाबेस बनता है, साथ में डीएनएस का भी हमारा एक डेटाबेस बनता है ना। ये तो डीएनएस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर डीएनएस ना हो तो ये ज्वाइन ही नहीं करेगा, डोमेन ही नहीं समझेगा नहीं क्लाइंट को, ठीक है। अब क्वेरी जो होती है, अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई क्वेरी है इस क्लाइंट पीसी को, ठीक है, ये कोई भी क्वेरी, अगर यहाँ पे कुछ सर्च करना है तो इसकी क्वेरी कहाँ पे जाती है। अगर एक स्ट्रक्चर हम लोग बनाए तो कैसा स्ट्रक्चर हो सकता है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ पूरे को, ठीक है। मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ यहाँ पे, ऐसे एक कोई और ऑर्गेनाइजेशन हो गया, और ये कि यहाँ पे गूगल सर्वर हो गया, www ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन में एक सर्वर है, यहाँ पर, यहाँ पे एक सर्वर है, यहाँ पे मल्टीपल सर्वर है, आई मीन, ठीक है। इसमें भी कई सारे सर्वर हो सकते हैं, ओके। इस डोमेन कंट्रोलर से यहाँ पे हमारा यूजर है, इस यूजर को अगर कोई क्वेरी है, कुछ सर्च कर रहा है, इसकी क्वेरी जो होती है ना, ठीक है, सबसे पहले ये क्वेरी जो होती है कहाँ पे जाती है, जो भी सर्च करेगा ये जाती है इस लोकली, यस, ये सर्च कहाँ करता है, लोकल सर्वर में अपने, ठीक है। अगर ये क्वेरी रिजॉल्व नहीं होता है, अगर इसने सर्च किया सलमान खान का इमेज वाले, वो यहाँ नहीं मिला, तो वो क्वेरी कहाँ पे जाती है, वो आईपी एड्रेस अगर इसको नहीं मिला, ये सर्च करेगा दूसरे सर्वर में, अपने एनवायरमेंट के दूसरे डोमेन कंट्रोलर में जाके सर्च करेगा, ठीक है, दूसरे एनवायरमेंट में जाके सर्च करेगा। और ये किसके माध्यम से हो रहा है मालूम है, एक ग्लोबल कैटलॉग सर्वर का नाम सुने आपने, जीसी, ग्लोबल कैटलॉग, ठीक है। कहीं ना कहीं यहाँ पे ग्लोबल कैटलॉग है, और दूसरा हमारा डीएनएस क्वेरी, ठीक है। डीएनएस क्वेरी में एक चीज होता है फॉरवर्डर,
तो यहाँ पे एक फॉरवर्डर लगा हुआ, फॉरवर्डर काम कर रहा है, ये फॉरवर्ड कर रहा है, भैया यहाँ पे नहीं है तो चलो वहाँ पे जाओ, वहाँ नहीं है तो फिर दूसरे में, यहाँ नहीं है तो तीसरे में, फिर ये अगर मिल गया कहीं पे तो वहां से इस सर्वर को दे देगा। इस सर्वर को होके मतलब इस सर्वर को 2 बार आएगा, एक बार यहाँ जाएगा फिर एक बार आएगा फिर इस क्लाइंट को आता है ऐसे, ठीक है। अगर ये रिजोल्यूशन जो हो रही है, अगर ये जो भी हमारी क्वेरी है, ये क्वेरी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एक सर्वर से दूसरे सर्वर या उसी सर्वर से अगर क्वेरी रिजॉल्व हो जाती है तो इस क्वेरी को हम रिकर्सिव क्वेरी बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, रिकर्सिव क्वेरी। अगर ये रिजोल्यूशन नहीं हो पाया, अगर रिजॉल्व नहीं हो पाया, हमें नहीं मिल पाया इंफॉर्मेशन, है ना, तो ये क्या होता है, यहां से फॉरवर्ड कर दिया जाता है गूगल सर्वर को, रूट हिंट सर्वर, ये ठीक है, वहां पे जाता है ISP के माध्यम से, वहां जाएगा, वहां पे सर्च करेगा, गूगल सर्वर में आ जाएगा, गूगल सर्वर में तो मिल ही जाएगा, ठीक है। अगर ये क्वेरी यहाँ पे जा रही है, यहाँ से होके फिर वो रीडायरेक्ट करेगी हमारे मेन डोमेन कंट्रोलर में, वहां से हमारे लोकल सर्वर में फिर आपको मिलेगी। तो अगर क्वेरी इस तरह से होके आ रही है तो इसको हम आइटरेटिव क्वेरी बोलते हैं, आइटरेटिव क्वेरी, ठीक है। तो दोनों में अंतर समझ में आया, रिकर्सिव क्वेरी एंड आइटरेटिव क्वेरी। अगर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन अगर क्वेरी रिजॉल्व हो जा रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिकर्सिव क्वेरी। अगर ऑर्गेनाइजेशन, हाँ सॉरी सर थोड़ा लिख के दीजिए। ये इसका वो नोट्स है डियर, नोट्स तो किए हैं उसमें है, ठीक है, उसमें बना रखे स्ट्रक्चर नोट्स भी है, ठीक है। आप अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिए, if your query is resolved within the organization different domain controller, that is recursive query. Query does not resolve within the organization and query will be forwarded to Google server, routing server, so that is iterative query. और यहाँ पे 2 काम करते हैं क्या, एक फॉरवर्डर क्या करता है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ये क्वेरी को फॉरवर्ड करता है एक सर्वर से दूसरे सर्वर, दूसरे सर्वर से तीसरे सर्वर, फिर आपको ये सारा काम कौन करता है, फॉरवर्डर करता है। यही क्वेरी जब आउट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ले जाना रहता है तो वहां पे कंडीशनल लग जाता है, कंडीशनल फॉरवर्डर। तो 2 तरह के फॉरवर्डर होते हैं, एक नॉर्मल फॉरवर्डर और एक होता है कंडीशनल फॉरवर्डर। कंडीशनल फॉरवर्डर स्पेशली कब जरूरत पड़ती है, जब ये क्वेरी कहीं हमारे, हो सकता है हमारा जो ट्रस्टेड डोमेन एनवायरनमेंट है, इस कंपनी से एक ट्रस्ट है, एक ट्रस्ट बना हुआ, वहां पे अगर हो तो फिर वहां पे ये क्वेरी भेजने का काम कंडीशनल फॉरवर्डर करता है, ठीक है। सारे पॉइंट को याद रखिए, सारे पॉइंट को इंडिकेट करिए शुरू से, क्या क्या पॉइंट मैंने लिखा था, सारा पॉइंट क्या है। सबसे पहला क्या पॉइंट था, डीएनएस क्या है, लुकअप जोन, है ना। लुकअप जोन कौन कौन सा, फॉरवर्ड लुकअप जोन, रिवर्स लुकअप जोन। उसके बाद क्या है, डीएनएस जोन्स कौन कौन से होते हैं, प्राइमरी जोन, सेकेंडरी जोन, डीएनएस क्वेरीज, हाँ स्टब जोन, एंड उसके बाद डीएनएस क्वेरीज। डीएनएस क्वेरी में कौन कौन है, रिकर्सिव क्वेरी एंड आइटरेटिव क्वेरी। रिकर्सिव क्वेरी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आपका सारा ये क्या करेगा, क्वेरी करेगा, और अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं हुआ तो ये फॉरवर्ड करता है फॉरवर्डर के द्वारा एक सर्वर से दूसरे सर्वर में। अगर ये क्वेरी इंटरनली नहीं रिजॉल्व होती है तो कंडीशनल फॉरवर्डर के माध्यम से कहाँ पे, दूसरे रूट हिंट सर्वर में भेजा। रूट हिंट सर्वर आपको नहीं दिखाया, मैं दिखाता हूँ एक मिनट। फॉरवर्डर है और यहाँ पे रूट हिंट है, रूट हिंट पे डबल, ये देखिए ये टोटल कितने रूट हिंट होते हैं, मैंने बताया था आपको कितने होते हैं, के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, गिन लीजिए कितने हैं, 13 देख लीजिए, गिन लेंगे 13 मिलेगा ये, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में ये है, ठीक है। तो रूट हिंट है, देखिए यहाँ पे फॉरवर्डर है। ये फॉरवर्डर कभी कभी क्या होता है ना, हमें फॉरवर्डर ऐड करना होता है। अगर हम इस जैसे मैनुअली अगर ये ऑटोमेटिक फॉरवर्ड नहीं होता तो वहाँ पे फॉरवर्डर हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे मान लो हमारा है 10.0.0.1 यहाँ पे, ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे ऐड कर देते हैं इसको, ठीक है। तो ऑलरेडी यही है। अगर मान लीजिए दूसरा हमारा डीएनएस सर्वर है, उसका आईपी उसका कुछ और है, तो वहाँ पे हमें अगर वहाँ फॉरवर्ड करवाना रहता है तो हम यहाँ पे ऐड करने होते हैं हमें यहाँ पे।
ठीक है, मैनुअली। देखिए ये तो इजीली क्विकली रिजॉल्व हो गया, ठीक है, देख रहे हैं ना, क्योंकि ऑलरेडी एक ही हमारा डीएनएस है, फॉरवर्डर देखिए यहाँ पे हो गया। अब ऑलरेडी है इसलिए कारण ये रिजॉल्व करना, अलग से रिजॉल्व करना जरूरी नहीं है इसकी, ठीक है। ओके, तो ये सारे पॉइंट हैं हमारे। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। डीएनएस लुकअप जोन, डीएनएस क्वेरी, डीएनएस डेटाबेस, हाँ ये और डबल ए दोबारा हम लोग देखे नहीं, पता नहीं अपडेट हुआ कि नहीं हुआ। स्टार्टिंग में ये मतलब डबल ए 4 टाइम ए जो होता है आईपी वर्जन 4 के लिए होता है, याद रखना। मतलब दोनों होस्ट रिकॉर्ड है, होस्ट रिकॉर्ड क्या होता है, ये या तो 4 टाइम ए तभी होगा जब हमारा आईपी वर्जन 6 वहां पे इनेबल रहेगा, ठीक है, नहीं तो ये सिंगल ए रहता है आईपी वर्जन 4 के लिए। पीटीआर रिकॉर्ड किस लिए होता है, पॉइंटर रिकॉर्ड का काम क्या है बताइए। पीटीआर रिकॉर्ड का काम मैंने बताया अभी, क्या होता है, फॉरवर्ड लुकअप जोन से रिजर्व, हाँ फॉरवर्ड लुकअप जोन से रिवर्स लुकअप जोन में हाँ एंट्री कराना है ना, ये चीज होती है, लिंक करना। और एक होता है एनएस रिकॉर्ड, एनएस मतलब नेम सर्वर है ना। नेम सर्वर क्या होता है, सर्वर का नेम जो भी हम डोमेन नेम देते हैं वो नेम सर्वर का। और एक होता है हमारा सी नेम, ये होता है कैनोनिकल नेम, मतलब क्या होता है, ये डुप्लीकेसी होता है, एक उर्फ नहीं होता है, जैसे कहते हैं अरे डबल नेम नहीं होता है ना, अजय देवगन सलमान खान उर्फ सल्लू कुछ ऐसे बोलते हैं, है ना, एलियास नेम जिसका 2 नाम होता है, हाँ अलियास नेम जो होता है वो चीज है सी नेम। तो कहीं पे अगर एलियास है, जैसे सर्वर का नाम डुप्लीकेशन हो गया तो वहां पे प्रॉब्लम नहीं करेगा, उसको रिजॉल्व कर लेगा, ठीक है, ये चीज होता है। आप देखते नहीं है यूजर में क्या करते हैं हम लोग, यूजर का नाम कुछ और देते हैं रोहित कुमार, और लॉगिन नेम उसका rohit@ishaninfo.com क्यों देते हैं ऐसे। तो अगर ये सी नेम नहीं रहता तो फिर ऐसे हमारा रिजॉल्व नहीं पाता, ठीक है, ऐसे लॉगिन नहीं कर पाता। तो ये चीज हो गया। और एक होता है स्टार्टअप अथॉरिटी, स्टार्टिंग के लिए। एक होता है एमएस रिकॉर्ड, एमएक्स रिकॉर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, किस लिए होता है, मेल एक्सचेंज इसका नाम है पूरा। मेल एक्सचेंज किस लिए होता है, मेल जो हमारी इनकमिंग होती है, जो आके जहाँ पे राउट होती है मेल, वो एमएक्स रिकॉर्ड होता है। ये एक्सचेंज सर्वर पहले जो हम ऑर्गेनाइजेशन में यूज करते थे, अभी एक्सचेंज सर्वर लगभग जा चुका है, तो वहां पे हम लोग मेल एक्सचेंज इसको कॉन्फ़िगर करते थे। लोकली हम लोग देख सकते थे कि जो भी क्लाइंट से मेल आ रहा है मेल बॉक्स डेटाबेस में, वहां पे दिख जाता था मेल एक्सचेंज एमएक्स रिकॉर्ड। तो अभी ये तो होगा, गूगल के पास तो है, गूगल के पास तो मेल सर्वर है, अलग अलग मेल सर्वर है वहां पे, ठीक है। तो ये सारे हमारे डेटाबेस रिकॉर्ड हैं। हमें जो जरूरत पड़ती है डीएनएस कॉन्फ़िगर करने की, वो कहाँ पे पड़ती है, कभी कभी ज्यादा जरूरत पड़ती है क्लाइंट ज्वाइन करना या क्लाइंट लॉगिन ना होना, ये इश्यू आपको ज्यादा प्रॉब्लम करती है कभी कभी। मतलब क्या होगा, लॉगिन नहीं हो रहा है, एक बार तो ज्वाइन आपने कर दिया है, वहां पे रजिस्टर हो गया, लेकिन बाद में यूजर लॉगिन नहीं हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ये से वो हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया, वो डीएनएस का प्रॉब्लम होता है वहां पे कभी कभी, ठीक है। दूसरा चीज, ये ज्वाइन ही नहीं हो पा रहा है, तब हम उस समय डीएनएस के ट्रबल शूट करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे इस जगह पे तो मेन जो होती है, कहाँ पे हम क्या करते हैं, जो फॉरवर्ड लुकअप जोन में आप जाओगे, जितने आपने यहाँ पे मशीनें ऐड कर रखी हैं, सबका रिकॉर्ड वहां बना रहता है, कंप्यूटर नेम और उसका आईपी एड्रेस, कंप्यूटर नेम उसका आईपी एड्रेस। आपको कुछ ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है, बस सीधा सा उसको रिकॉर्ड को डिलीट करो और नया रिकॉर्ड आप बना दीजिए, बस, ठीक है। उसको डिलीट करके और नया रिकॉर्ड बना दीजिए, हो जाएगा, ठीक है। रिकॉर्ड बनाना आ गया। रिकॉर्ड कैसे बनाएंगे, जो मैं बोल रहा हूँ, नया रिकॉर्ड बना दीजिए। रिकॉर्ड कैसे बनाएंगे, देखिए बड़ा सिंपल सा है। आपको रिकॉर्ड बनाना रहेगा तो कहाँ रिकॉर्ड बनाएंगे, फॉरवर्ड लुकअप जोन में जाएंगे, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम रिकॉर्ड बना लेंगे, न्यू होस्ट रिकॉर्ड यहाँ पे दे देंगे हम लोग। ये क्या है,
नेम देना है, तो हम दे देते हैं पीसी। सपोज करिए हमारा है पीसी या यूज़र या कंप्यूटर पीसी 25, इसका ये रिजल्ट नहीं होगा, इसका आईपी है 10.0.0.25, ये आईपी है। और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे पीटीआर में चाहते हैं एक ही साथ पीटीआर में अपडेट हो जाए, तो यहाँ पे क्लिक करके रखिए और यहाँ से ऐड होस्ट, यहाँ से हम कर देंगे। ये देखिए बन गया, एक रिकॉर्ड बन जाएगा। यहाँ आपके इसमें भी आ गया होगा, देखो रिवर्स लुकअप जोन में भी आ गया होगा। ठीक है, अगर इसको हम देखेंगे सर इसमें तो सर हाँ सर मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे फॉरवर्ड लुकअप जोन है, अगर उसमें मतलब ये कॉन्फ़िगर करते हैं तो रिवर्स वाले में भी करना होता है क्या मैन्युअली? हाँ मैंने कर दिया ना वहाँ पे, देखिए फिर से देखिए, ध्यान दीजिए, दो दो रिकॉर्ड में बना रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान देना। इस रिकॉर्ड को मैं डिलीट कर दूँ, नहीं डिलीट नहीं कर रहा हूँ, एक रिकॉर्ड में बना रहा हूँ, फिर से यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, इसका नाम दे दे रहा हूँ मैं फॉरवर्ड लुकअप जोन में। यहाँ पे हम आके क्या करेंगे, होस्ट रिकॉर्ड बनाएंगे और यहाँ पे हम दे दे रहे हैं पीसी 20 पीसी 30। एक मैंने पीसी 30 दिया जिसका आईपी है 10.0.0.30। ठीक है, यहाँ पे मैं पॉइंटर हटा दे रहा हूँ, ध्यान देना, यहाँ पे पॉइंटर मैंने हटा दिया, ऐड कर दिया, रिकॉर्ड बन जाएगा। लेकिन ये जो है रिवर्स लुकअप जोन में ऐड नहीं हुआ होगा, है ना। यहाँ पे देखिए 30 नहीं ऐड हुआ और वहाँ पे 25 ऐड हो गया था, क्योंकि मैंने वहाँ पे पॉइंटर रिकॉर्ड को ऐड कर दिया था वहीं पे। तो अभी हमारे पास ऑप्शन क्या है, 30 को ऐड करने के लिए आपको मैनुअली यहाँ पे आके करना पड़ेगा, राइट क्लिक करिए और न्यू पॉइंटर पे जाइए और यहाँ से ब्राउज कर लेंगे किसको, ये सर्वर को, यहाँ से फॉरवर्ड लुकअप जोन ishan.com और यहाँ पे होगा पीसी 30। ये देखिए ऐड आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो या तो क्या करना होता है, बेटर क्या होता है, आप डायरेक्ट यहीं पे जब बनाते हो ना, जैसे 31 का रिकॉर्ड में बना रहा हूँ, एक देखो यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे पीसी 31 और यहाँ पे हम दे देंगे 10.0.0.31 और यहाँ पे ऐड कर देंगे, देखिए ना, यहाँ से तो ऑटोमेटिक ये पीटीआर रिकॉर्ड बन जाएगा उसमें। ठीक है, तो अब हमें वहाँ रिवर्स लुकअप जोन में जाके मैनुअली करने की आवश्यकता नहीं होगा इसका, देखिए राइट। अब रिवर्स लुकअप जोन में जाके देखिए आपका ये आ गया होगा यहाँ पे 31, एक बार रिफ्रेश करिए। सर इसमें आईपी एड्रेस जो है बार बार चेंज होता रहेगा ना, जिसमें डीएचसीपी कॉन्फ़िगर होगा? हाँ, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे अगर हम देते हैं, यहाँ पे पीसी 31 दे रहे हैं, रिजॉल्व होने में कुछ इशू नहीं होगा? हाँ पीसी 30 देखिए सभी रिजॉल्व हो रहे हैं यहाँ पे, पीसी 25 देखिए सब रिजॉल्व हो रहे हैं यहाँ पे। सर ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ती है? हाँ, इसकी जरूरत जानते हैं कब पड़ेगी, अगर मान लीजिए मैंने क्या बोला यहाँ पे, यहाँ देखिए समझ में आए, ये जब क्लाइंट आपका जैसे मान लीजिए अभी ज्वाइन है डोमेन में, ठीक है, और बाद में कुछ चेंज हुआ बाद में और ये ज्वाइन नहीं हो पा रहा है या यूजर लॉगिन नहीं हो पा रहा, कभी कभी क्या होता है यूजर लॉगिन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, जब यूजर लॉगिन नहीं होता हम कहते हैं इसको डिसज्वाइन कर लो, फिर से इसको ज्वाइन करो। तो उस केस में क्या होता है, पहले से इसका कंप्यूटर नेम और आईपी डीएनएस में कहीं बफर में कैच में स्टोर रहता है, तो हो नहीं पाता। तो उस केस में हमें मैनुअली जाके क्या करना होता है, डीएनएस के अंदर रिकॉर्ड बना के करना पड़ता है, तब ज्वाइन हो जाता है। हम क्या करते हैं, मैनुअली जाके डीएनएस में एक रिकॉर्ड बना देते हैं पीसी 25 या जो भी है उसका आईपी एड्रेस डाल के, और फिर इसको हम ज्वाइन करते हैं डोमेन में, तो इजीली हो जाता है डोमेन में ज्वाइन। ठीक है, तो इस तरह की ट्रबल शूटिंग जब होती है कहीं कहीं, तो ये करना पड़ता है मैनुअली आपको डीएनएस के अंदर, समझे ना। ऑथेंटिकेशन। और सर अगर रिमोट नहीं आ रहा है तो फिर क्या करने का? रिमोट मतलब रिमोट भी अगर कहीं से ले रहे हैं आप, है ना। हाँ MSTSC से ले रहा, दोनों एंड से पिंग हो रहा है बट रिमोट नहीं आ रहा है। हाँ, अगर दो यहाँ से अगर ले रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, दोनों लोकल एरिया है कि कहीं और का है? दोनों सेम लोकल एरिया एक ही डोमेन से ज्वाइन रहेगा फिर भी। अच्छा, हाँ, तो क्या रहे हैं यहाँ पे, हो सकता है इनको परमिशन अलाउ का परमिशन दे दिया गया हो इस मशीन को जहाँ पे आप ले रहे हैं। नहीं, फुल परमिशन है। हाँ, तो क्या एरर क्या आ रहा है वहाँ पे, क्या दिख रहा है?
एरर कुछ आता ही नहीं, रिमोट ही नहीं आता। तो सर इसमें ऐसा हो सकता है मतलब फायरवॉल में वो ब्लॉक रखे रहेंगे। नहीं, फायरवॉल फायरवॉल ब्लॉक रहेगा अगर, हाँ हो सकता है रिमोट ब्लॉक हो सकता है। क्या बनाया गया फायरवॉल को, रूल रूल बनाया गया है। नहीं कुछ नहीं, वो मैक की मशीन है, एक मैक है और एक विंडोज सर्वर है। हाँ तो सिक्योरिटी का ही प्रॉब्लम होगा। फायरवॉल देखना आप, अगर मैक है और ये है ना तो फायरवॉल इसमें ऑफ होगा या रूल में कुछ प्रॉब्लम होगा जो विंडो वाली मशीन है। मैक वाली मशीन का कोई इशू नहीं होगा, उसको टच करने की आपको आवश्यकता नहीं है, इसी में खामी होगी जो भी है। क्योंकि देखिए मैक मशीन की यही खूबी है, वो सिक्योरिटी पूरा फुल सिक्योरिटी रहती है, उसमें पूछने की आपको आवश्यकता नहीं है। आपको विंडो की ही खामी उसमें पकड़नी है कि कहाँ पे क्या है। नहीं कल ही हुआ था प्रॉब्लम, बाद में मुझे दूसरा आ गया तो उसको मैं बोला बाद में देखता हूँ, छोड़ हाँ दिया। हाँ, अच्छा फिर ट्राई करना, बताना, ठीक है। आई सीरिया है ना मैक का ओएस वर्जन, वो था। हाँ वो जापान से आया बंदा तो उसका कर ले रहा था, पीसी नहीं आ रहा था, दूसरे पीसी को एक्सेस कर रहा था। आईपी एक ही रेंज में दे रहे थे, सब कुछ सही था। हाँ हाँ सेम रेंज में आईपी। हाँ। आप मैक को विंडो पे ले रहे थे कि विंडो को सर मैक इसमें को? वीडियो रिकॉर्ड हुआ है ना? दोनों एंड पे किधर भी नहीं आ रहा था। कुछ जब आईपी एमएसटी करके आईपी डाल रहे थे कुछ नहीं आ रहा था। नहीं वो टाइम पे वो जाता है एमएसटीएससी डालेंगे तो वो टाइम पे आपका यूजर नेम पासवर्ड डालने को बोलता है, लेकिन आगे नहीं कनेक्ट ही नहीं होता है। हाँ कनेक्ट नहीं हो रहा था, ऑथेंटिकेशन का प्रॉब्लम हो रहा है, वही विंडो का इशू आ रहा है, फायरवॉल का इशू आ रहा है। फायरवॉल एक बार चेक करना आप, ठीक है। फायरवॉल बंद डिसेबल था। नहीं डिसेबल नहीं करना होगा ना, ये प्रॉब्लम है, रूल बनाना पड़ेगा, उसको ऑन कर देना आप, ठीक है। विंडोज का नहीं सर, जो अपना सर्वर मेन फायरवॉल होता है उसमें भी ब्लॉक होता है, विंडोज वाला नहीं। तो मेन फायरवॉल है वहां से भी ब्लॉक होता है। नहीं नहीं वहाँ की जरूरत नहीं, डोमेन में नहीं ना है, लोकल एरिया की बात कर रहे हैं ना, ये डोमेन में नहीं है। तो इस सेशन को एंड करते हैं हम लोग यहाँ पे।